अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बहुत सी खबरें आ रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर से, और बहुत सी खबरें आ रही हैं कि किस तरह एशिया कप में शिरकत के बाद पाकिस्तानी टीम की शिकस्त हुई फाइनल के अंदर, और पूरे टूर्नामेंट के अंदर किन किन लोगों ने पाकिस्तानी टीम को हरवाया। उसके अंदर 2-3 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके नाम सामने आए हैं और उनके ऊपर क्रॉस लगा दिया गया है। सरफराज अहमद की मुखालफत के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर बहुत सी बातें हो रही हैं, इसलिए अब तक एज अ चीफ सेलेक्टर सरफराज अहमद को अभी तक पाकिस्तानी टीम का जो है चीफ सेलेक्टर नामजद नहीं किया गया है। कोई ऐलान नहीं हुआ है क्योंकि अंदर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर बहुत सी मुखालफत चल रही है। आगे चलकर इसके ऊपर बात करेंगे। 3-4 ऐसे खिलाड़ी हैं जो एशिया कप में शिकस्त के जिम्मेदार थे, मोटे मोटे नाम हैं और मुसलसल जो फ्लॉप हो रहे थे, अब उनके बारे में कुछ फैसला किया जाएगा। और सिलेक्शन कमेटी का जब ऐलान होगा या फिर जब तक ऐलान नहीं होता ये मामला इसी तरह गर्म रहेगा या फिर इसके ऊपर किसी किस्म का कोई फैसला होगा, आने वाला वक्त बताएगा। हम आपको बता सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे नाम हैं जिनके ऊपर गौर किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि इनकी सिलेक्शन जो है T20 फॉर्मेट के अंदर वो नहीं होनी चाहिए। उसके अंदर सलमान अली आगा का नाम भी है, लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने उनके ऊपर एतमाद का इजहार किया है, इसलिए उनका नाम तो ज़रा साइड में कर दें। इसके अलावा फ़हीम अशरफ हैं। फ़हीम अशरफ के बारे में बताया जा रहा है कि उनका होना ना होना जो है वो टीम के अंदर बराबर है, लेकिन उन्होंने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है एशिया कप के अंदर, बैटिंग से और बॉलिंग से पाकिस्तान को जितवाने की कोशिश की है, तो उनका नाम जो है उसके ऊपर तो क्रॉस नहीं लगा है। साइम अयूब, जिनके बारे में बताया जा रहा था कि वो मुसलसल फ्लॉप हो रहे हैं, एक तरफ बैटिंग के लिए उनको रखा गया था लेकिन वो बॉलिंग के अंदर विकेट लेते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए उनका नाम भी, बेशक वो पतली गर्दन है, बेशक वो जो है उनको आसानी से हटाया जा सकता है, लेकिन अभी उनके ऊपर एतमाद का इजहार किया गया है। कोई ऐसा मामला नहीं है कि उनको टीम से हटा दिया जाएगा। फ़खर जमान, जिनके बारे में बताया जा रहा था कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो घबराहट का शिकार होकर खेल रहे होते हैं, शायद उनका नाम जो है वो इस लिस्ट के अंदर है, और जो नाम सामने आ रहे हैं PCB के अंदर से, उसके अंदर फ़खर जमान का नाम भी शामिल है। उसके अलावा हुसैन तलब, जिनके बारे में बताया जा रहा है, और एक तरह से तासुर ये है, मैं आपको अगर बताऊँ तो PCB के अंदर ये कहा जा रहा है कि कच्चा तोड़ लिया। हालांकि वो 2017 से पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर मौजूद है और डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जो जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस है उसको देखकर लगता है कि इमेच्योर परफॉर्मेंस है। सही कह रहे हैं लोग, बिल्कुल कच्चा तोड़ लिया है। जिस तरह के वो बैट और बॉलिंग करता हुआ, रन्स करता हुआ नजर आता है, उससे अंदाज़ा होता है कि इसको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर, इसीलिए इसको जो है वो साइड लाइन करने की बातें हो रही हैं। दूसरा नाम यह है कि हारिस रऊफ, जिसका पाकिस्तानी टीम से में फ़ायदे के बजाय नुकसान ज़्यादा होता है। जो अपोजिशन टीम है उसके लिए इसका नाम जो है वो इंतहाई खुशी का बायस होता है, क्योंकि हारिस रऊफ जो पाकिस्तान के साथ खेल रहे होते हैं तो मुखालिफ टीम को वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। इसीलिए बहुत से ऐसे मैचेस हैं जिनके ऊपर हारिस रऊफ की वजह से पाकिस्तानी टीम जो है वो जीता हुआ मैच हार गई है। इसलिए हारिस रऊफ को पाकिस्तानी टीम के बजाय मुखालिफ टीम का खिलाड़ी समझना ज़्यादा बेहतर होगा, और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। बेशक ख्वाजा आसिफ की पर्ची हो, बेशक इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े हाथ हों, बेशक इसने बहुत पैसे खिलाए हों, लेकिन हर चीज़ एक हद तक होती है, और जब चीज़ सामने दीवार के ऊपर लिखी हुई नज़र आ रही है कि ये बंदा जो है पाकिस्तान के लिए सूदमंद साबित नहीं होगा, तो फिर उसको टीम के अंदर रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए उसको ड्रॉप करने की बातें हो रही हैं। और साथ साथ जो है हसन अली, इनके बारे में कहा जा रहा है कि हो सकता है उनको टेस्ट मैच खिलाया जाए। टेस्ट मैच में अगर उन्होंने परफॉर्मेंस दे दी तो T20 के अंदर जो है उनका मामला जो है वो कुछ ख़त्म होता हुआ नज़र आता है। और हसन अली के बारे में ये फैसला भी हो गया है कि T20 फॉर्मेट के अंदर अब इनको ज़ेरे गौर नहीं लाया जाएगा। 16, 17, 18 जितना रुकनी भी स्क्वाड हो उसके अंदर हसन अली को जो है वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसलिए 3-4 नाम ऐसे हैं जिनके ऊपर गौर किया जा रहा है और क्रॉस लगा दिया गया है, और जैसे ही कोई हतमी फैसला होता है इस बारे में आपको आगाह करेंगे। लेकिन ये 2-3 नाम जो हैं इनके ऊपर कंफर्म तौर पर हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है इनको T20 फॉर्मेट के अंदर मुस्तकबिल के अंदर जो वर्ल्ड कप की तैयारी चल रही है, 3-4 महीने के बाद जो वर्ल्ड कप है उसके अंदर इन लोगों को बिल्कुल साइड लाइन कर दिया जाएगा और बाकी जो लोग हैं उनको आजमाया जाएगा। अब बात होती है सरफराज अहमद की मुखालफत की।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर अभी भी ऐसे लोग हैं, बेशक सरबराह हट जाते हैं, चीफ सेलेक्टर हट जाते हैं, मैनेजमेंट थोड़ी बहुत ऊपर से हट जाती है, लेकिन नीचे जो लोग हैं वो वही के वही हैं जो बहुत पुराने अरसे से चलते हुए आ रहे हैं। और उनके अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने साजिश की थी सरफराज अहमद को कप्तानी से हटाने की, और उसके बाद उनको कप्तानी से हटाया। जब वो उसको एज अ कप्तान कबूल नहीं कर रहे थे तो एज अ चीफ सेलेक्टर क्यों कबूल करेंगे। सरफराज अहमद की मुखालफत जो है उसकी मेन और बड़ी वजह यह है कि उनका ताल्लुक जो है वो कराची से है, और कराची का कोई भी बंदा किसी को भी बड़ा ओहदा देने की किसी किस्म की कोई नीयत नज़र नहीं आ रही पीसीबी के अंदर। और राशिद लतीफ़, मोइन खान, बासित अली जैसे लोग मौजूद हैं, उसके बाद भी अगर सरफराज अहमद को ज़ेरे गौर लाया जाए तो कहा यही जाएगा कि इन बड़े बड़े हाथियों को तो हमने साइड लाइन किया हुआ है, अब तक क्रिकेट बोर्ड के अंदर इनका रास्ता रोका हुआ है। ये सरफराज अहमद कल का बच्चा कैसे टीम के अंदर आ सकता है, इसकी मुखालफत के अंदर जो है बहुत ज़्यादा जो है लॉबिंग चल रही है, सियासत हो रही है, अंदर खिचड़ी पक रही है। और इस वजह से आपने देखा होगा कि बाज़ाब्ता तौर पर पीसीबी ने अभी तक सरफराज अहमद के नाम का ऐलान नहीं किया। हो सकता है कुछ देर के अंदर ये वाला नाम का ऐलान हो जाए। और एक तरह से तासुर ये आ रहा है कि सोचा ये जा रहा है पीसीबी के अंदर कि पंजाब का आकिब जावेद जो है उसको हटाकर कराची का सरफराज अहमद लगाया जाएगा। एक बहुत बड़ा तासुर आएगा कि हटा दिया गया है पंजाब के एक बड़े नाम को, और एक छोटा सा नाम जो है, बेशक सरफराज अहमद ने चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई है लेकिन इनकी नज़र के अंदर उसकी कोई अहमियत नहीं है, इसीलिए उसको कप्तानी से भी हटाया था, और इसीलिए अब उसको एज अ चीफ सेलेक्टर आने के लिए रोड़े अटकाए जा रहे हैं। और सरफराज अहमद ने जिस तरह की डिमांड की है कि मुझे पूरे मुकम्मल इख्तियारात चाहिए, उसके बाद भी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं कि सरफराज अहमद अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीफ सेलेक्टर बन गया तो फिर हमारी पर्चियाँ और ये सारी चीज़ें जो हैं इनके ऊपर जो है बहुत बड़ा असर पड़ेगा। वो मेरिट के ऊपर टीम को सेलेक्ट करेगा, और टीम अगर मेरिट के ऊपर सेलेक्ट हो गई तो हमारी पर्चियों के रास्ते रुक जाएंगे। सिफारशी खिलाड़ी जो है जिनसे हमने बड़े बड़े पैसे पकड़े हुए हैं उन लोगों का रास्ता रुक जाएगा, और जब मेरिट के ऊपर खिलाड़ी आएंगे तो फिर हमारा क्या होगा, ये मेन मसला है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। और सरफराज की मुखालफत के अंदर जो है बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सामने लाई जा रही हैं, इसलिए सरफराज अहमद जो है वो बहुत से हलकों को नाकाबिल कबूल हैं। रमीज़ राजा, शाहिद खान आफरीदी, शाहीन शाह आफरीदी, इन लोगों के बहुत से रिजर्वेशन हैं। और कुछ बातें ऐसी भी हो रही हैं कि बाबर आजम और रिजवान को T20 फॉर्मेट के अंदर वापस लाया जा सकता है। उनके फैंस और उनकी जो लॉबिंग है, जो लॉबी की जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर, उनकी हद तक तो बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ में आ रही हैं कि वो लोग चाह रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर बार बार ऐसी पोस्टें आ रही हैं जिनके ऊपर ये लिखा हुआ होता है कि बाबर आजम इस वक्त टीम की ज़रूरत है, और ये और वो इस तरह की बातें। हालांकि वो T20 वनडे और टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा है, लेकिन सबकी ख्वाहिश है कि उसको किसी ना किसी तरह T20 फॉर्मेट के अंदर घुसेड़ा जाए, चाहे वो खेले ना खेले। अभी मैंने बैटिंग प्रैक्टिस की, 2-3 दिन से बाबर आजम प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैंने वही प्रैक्टिस की वीडियोस देखी हैं और वही खामियां बाबर आजम की मौजूद हैं। उनके खड़े होने का स्टांस जो है वही है, क्रॉस में जब पहले खड़े होते थे अब नहीं खड़े होते, स्ट्रेट खड़े होते हैं, जिसकी वजह से उनको अंदर आती हुई बॉल और ख़ास तौर पर स्पिनर के लिए मुश्किलात का सामना है। क्रॉस अगर वो खड़े होते हैं तो उनकी ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाती है। पता नहीं किसने उनको मशवरा दिया था कि क्रॉस खड़े होने के बजाय सीधे खड़े हो जाओ, जिसकी वजह से उनका पूरा ये हिस्सा जो है वो मुतासिर हुआ, और अंदर आती हुई बॉल को रोकना और ख़ास तौर पर स्पिनर के ऊपर उनकी जो डिफेंसिव शॉट्स थे वो ख़त्म हो गए, और बाबर आजम अब उसी स्टांस के साथ खड़े हो रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे अंदाज़ा हुआ है कि इस टेस्ट मैच के अंदर और वनडे सीरीज के अंदर बाबर आजम कोई बड़ा तीर मारते हुए नजर नहीं आएंगे। अगर बाबर आजम ने कोई बड़ी इनिंग खेल ली, सेंचुरी मार दी, तो हो सकता है वर्ल्ड कप के लिए उनको कंसीडर किया जाए, लेकिन अभी तक बाबर आजम ने कोई ऐसा तीर नहीं मारा है जिसकी वजह से उनको जो है वो टीम के अंदर शामिल किया जाए। ये तमाम तर बातें सरफराज वाली और 2-3 खिलाड़ी जो वर्ल्ड कप से बाहर होने वाले हैं, और इसके अलावा बाबर आजम और रिजवान की जो मैंने बातें की हैं, इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर आपकी अपनी क्या राय है, ज़रा आप भी सोच के बताइए कि क्या वाकई सरफराज की इतनी मुखालफत है कि उसको एज अ चीफ सेलेक्टर लाने के लिए बाकायदा तौर पर लॉबिंग हो रही है पीसीबी के अंदर और उसका रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है, और उसके बाद अगर इसका रास्ता रोक दिया गया तो क्या पाकिस्तान का फायदा होगा या नुकसान होगा। ये जो 2-3 खिलाड़ियों के मैंने नाम लिए हैं जिनको वर्ल्ड कप के कंसीडरेशन से बाहर किया गया है, उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा, इस पर आपकी अपनी क्या राय है, और बाबर आजम को क्या T20 फॉर्मेट के अंदर आना चाहिए या नहीं, इस पर आपकी अपनी क्या राय है, जरूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।